हेलो, वेलकम टू मेडिकोज। आज की क्लास के अंदर हम एनेटमी का थोरैक्स रीजन करेंगे और थोरैक्स रीजन के अंदर भी इंट्रोडक्टिव पार्ट करेंगे फ्रॉम पीडीसी। तो स्टार्ट करते हैं। जो थोरैक्स होता है हमारा, उसको लैटिन के अंदर हम चेस्ट बोलते हैं और ये अपर पार्ट होता है ट्रंक का। और इसके अंदर बोर्डिंग एंड लॉजिंग करता है बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स को। बोर्डिंग एंड लॉजिंग मीन्स कि उनके लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो अपर एक ट्रंक होगा, इसको हम देख, ये हमारा पूरा ट्रंक दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का ये ट्रंक होगा हमारा। इस ट्रंक के अंदर जो डायफ्राम होगा, डायफ्राम डिवाइड करेगा ट्रंक को दो पार्ट के अंदर। एक इसका अपर पार्ट होगा और एक इसका लोअर पार्ट होगा। जो अपर पार्ट होगा वो थोरैक्स कहलाएगा और जो लोअर पार्ट होगा वो एब्डोमेन कहलाएगा। तो ट्रंक के दो रीजन हुए मेनली, जो डिवाइड हुए डायफ्राम के ज़रिए। डायफ्राम ने डिवाइड करके एक अपर पार्ट बनाया और एक लोअर पार्ट बनाया। जो अपर पार्ट है उसको हमने थोरैक्स कह दिया, जो लोअर पार्ट है वो हमने एब्डोमेन कह दिया। अब ये दो रीजन होगा, इसमें हम जो पढ़ना है नेक से नीचे। अच्छा, इसकी थोरैक्स की जो बाउंड्री होती है वो दोनों तरफ से देख लेते हैं। जो लोअर बाउंड्री हुई वो डायफ्राम हुआ और जो अपर बाउंड्री हुई वो सुप्रापिल्यूलर मेम्ब्रेन हुआ, जिसको हम सिप्सन फेशिया भी बोलेंगे। The trunk of the body is divided by the diaphragm into an upper part called the thorax and a lower part called the abdomen. यहाँ तक हो गया। इसके बाद थोरैक्स इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटल फ्रेमवर्क। हमें पता है कि थोरैक्स के अंदर स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है, थोरेसिक केज होता है और पोस्टीरियरली हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। और जो थोरेसिक कैविटी होती हैं उनके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए हमारा लंग्स और सर्कुलेशन के लिए हमारा हार्ट होता है, जो दोनों ही वाइटल ऑर्गन्स है। सरफेस लैंडमार्क्स ऑफ थोरैक्स, इसके अंदर बॉडी लैंडमार्क्स जो होंगे हमारे टोटल 6। फिर इसके बाद इस हमारे 6 ही सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये दोनों ही लैंडमार्क्स कवर करेंगे। जो बोनी लैंडमार्क्स है वो फर्स्ट वाला सुप्रा एक्सटर्नल और जुगुलर नोच है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी स्टर्नम है, स्टर्नम में इसे हम अभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टर्नम के जो मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। जो अपर पार्ट है वो मैं इसे मार्क कर दिया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो अपर वाला पार्ट है जिसे अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे कहते हैं मेनुब्रियम। जो बीच वाला पार्ट हुआ ये हुआ बॉडी, और जो सबसे नीचे पॉइंटेड पार्ट है वो है हमारा ज़िफॉइड प्रोसेस। तो स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, मेनुब्रियम, बॉडी एंड द ज़िफॉइड प्रोसेस। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है यानी कि मेनुब्रियम, उसके अंदर एक नोच पाई जाती है मिड लाइन के मिड में। ओके, ये इसमें मार्क्ड भी है और मैंने भी हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर होती है इस जगह पर। ओके, तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंस होगी कि सुप्रा एक्सटर्नल या इसे जुगुलर नोच बोलते हैं। यहाँ पर हम इसे हम फील भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी नेक के नीचे और थोरैक्स में करेंगे तो एक अच्छी खासी नोच हमें दिखती है। यहाँ से हम इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हम पाल्पेट कर सकते हैं ट्रेकिया को। और ये जो होती है सुप्रा एक्सटर्नल नोच या जुगुलर नोच, ये जो हमारी क्लेविकल बोन है इसके जो एक्सटर्नल एंड्स होते हैं इन दोनों के बीच में होती है। मतलब कि इसके अंदर 3 नोचेस होंगी। एक जो मीडियन वाली होगी जुगुलर नोच, और जो लेटरल वाली होंगी वो होंगी एक्सटर्नल एंड्स ऑफ द क्लेविकल। ओके, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से हम ट्रेकिया को पाल्पेट कर सकते हैं। और इसकी पोजीशन जो होती है वो होती है T2 पर, और T2 के भी लोअर बॉर्डर के ऊपर। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड द सेकंड के लोअर बॉर्डर के ऊपर जुगुलर नोच है। बात करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स की। यह है एक्सटर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुईस। एंगल ऑफ लुईस कहाँ होगा, जो जुगुलर नोच थी उससे अगर हम 5 सेंटीमीटर बिलो आएंगे तो ये जो मैंने मार्क करा है ये एंगल ऑफ लुईस है। ये बिल्कुल सीधा नहीं होता है, ये कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से थोड़ा सा कर्व होता है। जब हम जुगुलर नोच पे अपने फिंगर्स रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड आएंगे
तो हमें एक प्रोमिनेंस सी फील होगी, वही हमारा एंगल ऑफ लुईस है। ये जो बोनी लैंडमार्क्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 5 सेंटीमीटर बिलो एंटीरियरली ये सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के लेवल के अंदर होगा, और अगर हम पोस्टीरियरली बात करेंगे तो 4th एंड 5th थोरैसिक वर्टिब्रे के बीच में आएगा। ये इम्पोर्टेंट लैंडमार्क क्यों है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोनी लैंडमार्क्स के अंदर। इसकी 11 इम्पोर्टेंस फीचर्स हैं, तो उन्हें एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। और ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर बोनी लैंडमार्क्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। एग्जाम में भी पूछी जा सकती है ये, और ये वाइवा के अंदर भी पूछी जा सकती है। सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज इसी पर देना है। इसके अंदर एक फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि रिब्स आर काउंटेड फ्रॉम दिस लेवल। ये जो फर्स्ट रिब है हमारी, ये वाली, ये दिख रही है, ये फर्स्ट रिब है हमारी, ये फर्स्ट रिब है, और ये हमारी क्लेविकल बोन है। तो जो हमारा जो टॉर्सो होता है, जो हमारी बॉडी होती है, उसके अंदर ये होता है कि ये जो क्लेविकल बोन होती है ये फर्स्ट रिब को कवर कर लेती है ऑलमोस्ट। हम इसको फील नहीं कर सकते, जो हम फील कर सकते हैं वो सेकंड रिब से ही कर सकते हैं। तो इसके अंदर यही कहा गया है कि सेकंड रिब्स जो काउंटेड करेंगे, हम जो रिब्स को काउंट करेंगे वो हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि एंगल ऑफ लुईस से सेकंड रिब स्टार्ट होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि जब हम रिब्स स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, तो उन्हें हम डाउनवर्ड जाते हैं और लेटरली जाते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो इंटरकोस्टल स्पेस होगा वो नैरो होता जाएगा। इंटरकोस्टल स्पेस क्या है? ये दिख रहा है कि एक रिब है, उसके बीच के अंदर ये जो स्पेस है ये इंटरकोस्टल स्पेस है। ये कोस्टल आ गई यानी कि रिब, और इनके बीच के अंदर ये जो स्पेस है ये इंटरकोस्टल स्पेस है। अगर देखें हम सेकंड रिब हमने ट्रेस कर ली, ये रही, ओके, ये रही, और अगर हम यूँ जाएंगे तो इनके बीच का स्पेस कम हो रहा है, तो हम काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। ये काउंटिंग हम नॉर्मली करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम कर रहे हैं तो हमें क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए बेटर ये होता है कि हम इस तरह से जाएं, डाउनवर्ड एंड लेटरली, क्योंकि यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा होता है। ओके, एक तो ये हो गया कि यहाँ से हम रिब्स को काउंट करेंगे, और दूसरे एक है डाउनवर्ड्स एंड लेटरली जाएंगे, क्योंकि अगर हम उसी डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है वो नैरो हो जाता है। एंगल ऑफ लुईस पर सेकंड रिब होती है। इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट होगा वो ये होगा कि इट मार्क्स द प्लेन सेपरेट द सुपीरियर मेडिएस्टेनियम फ्रॉम द इंफीरियर मेडिएस्टेनियम। मेडिएस्टेनियम क्या है? एक कैविटी है, मतलब जो हमारा थोरेसिक केज है उसके बीच के अंदर ऑर्गन्स आ गए, फॉर एग्जांपल लंग्स आ गया, हार्ट आ गया, तो उसके अलावा भी कुछ हमारी कैविटी बच जाती है, तो उसको ये मार्क करता है। फॉर एग्जांपल कि ये जो एक मीडियस्टेनियम कैविटी होती है, सुपीरियर होती है, और एक इन्फीरियर होती है। फिर इन्फीरियर में फर्दर 3 डिवीजन होती हैं, इंटीरियर, मीडियल और इन पोस्टीरियर। तो ये जो लैंडमार्क है ना इन दोनों के बीच का, सुपीरियर मेडिस्टेनियम एंड इन्फीरियर में, तो ये एंगल ऑफ लुईस पर ही होता है, यानी कि इस तरह से होगा, और यहीं से सेकंड डिप भी होती है। ओके, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। एक हो गया इसमें जो आर्क ऑफ आयोटा होता है, ये अगर इस तरह से है, ये इस तरह आर्क ऑफ आयोटा इस तरह से बनती है, तो ये भी इसी एंगल पर बनती है, यानी कि असेंडिंग आयोटा जो होगा, असेंडिंग आयोटा यहाँ पर एंड करा, आर्क ऑफ आयोटा स्टार्ट करा और एंड भी इसी पॉइंट पर करेगा, और यहीं से डिसेंडिंग आयोटा स्टार्ट होगा। थ्योरी में पढ़ लेते हैं, असेंडिंग आयोटा एंड, आर्क ऑफ आयोटा बिगिन एंड ऑल्सो एंड, डिसेंडिंग आयोटा बिगिन्स एट दिस लेवल। अब तक 5 पॉइंट हो गया, पाँचों पॉइंट डिवाइस करा देता हूँ। सेकंड डिव स्टार्ट होगी, काउंट यहीं से करते हैं हम, इसी पॉइंट से, एंगल ऑफ लुईस से, और हम कैसे करते हैं? डाउनवर्ड लेटरली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंटरकोस्टल स्पेस नीचे जाते टाइम कम हो जाता है मीडियल साइड के अंदर। सेकंड होता है कि सुपीरियर मेडिएस्टेनियम को ये जो सेपरेशन लाइन होती है सुपीरियर मेडिएस्टेनियम एंड इन्फीरियर मेडिएस्टेनियम के बीच की, उसको भी ये ही मार्क करेगा, ये लैंडमार्क हुआ। और असेंडिंग आयोटा एंड होगी, आर्क ऑफ आयोटा स्टार्ट होगी और एंड भी होगी, एंड डिसेंडिंग आयोटा स्टार्ट होगी। यह 5 पॉइंट अब तक के हो गए, बाकी बचते हैं 6। अब जो एफ पॉइंट है वो है ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 प्रिंसिपल ब्रोंकाई, यानी कि जो ट्रेकिया ऊपर से आ रहा था वो यहाँ पर आकर के
टू प्रिंसिपल ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद है अजाइगस वेन, यहाँ पर आर्क करती है रूट ऑफ द राइट लंग। अजाइगस वेन होती है एक, वो रूट ऑफ द राइट लंग में आएगी और सुपीरियर वेना कावा के अंदर जा करके ओपन हो जाएगी। पल्मोनरी ट्रंक होता है, वो टू पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एक थोरासिक डक्ट होती है, थोरासिक डक्ट यहाँ पर आती है और वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है। और अगर हम उसकी थोरासिक वर्टिब्रा की बात करें तो वो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा के पास होती है। इसके बाद हम देखें इट मार्क्स द अपर लिमिट ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट, जो बेस ऑफ द हार्ट की है उसकी अपर लिमिट भी ये मार्क करेगा। और एक होता है कार्डियक प्लेक्सिस भी इसमें पाए जाते हैं। अब एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये इस तरह से होगी मेन्यूब्रियम एंड ये बॉडी आ जाएगी स्टर्नम की। देखें यहाँ पे असेंडिंग आयोटा आई, अब देखिए ये असेंडिंग आयोटा आई, ये कोई और सा कलर, असेंडिंग आयोटा आई और ये आर्क ऑफ आयोटा में हुई और ये पोस्टीरियर में जाके यहीं पर ही आके एंड हो जाएगी और यहीं से डिसेंडिंग आयोटा स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद यहाँ से लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट हुआ और ये डिवाइड हो गया। अजाइगस वेन आई, ये सुपीरियर वेना कावा के अंदर ओपन हो गई और बेस ऑफ द हार्ट यहाँ पे दिख गया। और ये जो इम्पोर्टेंस है इस एंगल ऑफ लुइस की, उसके 11 जो पॉइंट्स थे उन्हें एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट था एंगल ऑफ लुइस का, वो ये था कि ये 5 सेंटीमीटर बिलो होता है हमारे ब्रियम से। सेकंड ये कि इसके अंदर सेकंड जो हमारी रिब है वो यहीं से काउंट स्टार्ट करते हैं काउंटिंग हम एंगल ऑफ लुइस से, और हम डाउनवर्ड इनलेट जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इंटरवर्टिब्रल स्पेस उसके अंदर कम हो जाता है मीडियल साइड के अंदर। इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट था वो ये था कि जो हमारा सुपीरियर मेडिस्टेनियम और इन्फीरियर मेडिस्टेनियम है, यह उसका भी लैंडमार्क है, यहीं मतलब कि यहीं से सेपरेट होती है। और मेडिस्टेनियम, सुपीरियर मेडिस्टेनियम क्या है? एक कैविटी है जो कि हमारे थोरेसिक केज के अंदर होती है। फिर असेंडिंग आयोटा यहाँ पर एंड होती है, आर्क ऑफ आयोटा यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड भी होती है, एंड डिसेंडिंग आयोटा यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर यह था कि ट्रेकिया डिवाइड होता है यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रोंकाई में, और जो हमारी एजाइगस वेन है वो यहाँ पे आर्क करती है राइट लंग रूट ऑफ द राइट लंग से और ओपन करती है कहाँ पे? सुपीरियर वेना कावा के अंदर। और जो पल्मोनरी ट्रंक है वो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डिवाइड होगा और थोरासिक डक्ट क्रॉस करती है राइट टू लेफ्ट साइड एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा एंड रीचेस द लेफ्ट साइड एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल। ओके, इट और जो 10th पार्ट है, 10th पॉइंट है, इट मार्क्स द अपर लिमिट और द बेस ऑफ द हार्ट। एंड एक चीज़ और होगी कि कार्डियक प्लेक्सिस भी इसमें पाए जाएंगे। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा ज़ीफिस्टर्नल जॉइंट। ज़ीफिस्टर्नल जॉइंट कौन सा होगा? ज़ीफिस्टर्नल जॉइंट यहाँ पे बनेगा, ये जहाँ पे ज़ीफोइड प्रोसेस है इस जगह पे बनेगा, यानी कि बॉडी एंड द एंगल बिटवीन बॉडी एंड द ज़ीफोइड प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीफिस्टर्नल जॉइंट। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक कोस्टल मार्जिन ऑन ईच साइड इज फाउंड बाय द 7th to 10th कोस्टल कार्टिलेज। ये देखें कोस्टल मार्जिन ये होता है, ये मैंने मार्क करा, ये जो लाइन हुई ना ओब्लिक लाइन, ये कोस्टल मार्जिन है। तो कोस्टल मार्जिन कैसे बनता है? आप अगर गौर से देखेंगे तो 7th रिब जो थी, ये 7th रिब 8, 9, 10 ये 7th रिब पर आकर अटैच हुई हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि 7th to 10th कोस्टल कार्टिलेज, जो ये है ना 7th to 10th कोस्टल कार्टिलेज, क्योंकि रिब तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है ना, ये रिब ख़त्म हो गई, ये इसके बाद कार्टिलेज स्टार्ट हो जाता है। ये जो बन रहा है हमारा एंगल, ये एंगल क्लियर हुआ? ये बिटवीन द टू कोस्टल कोस्टल मार्जिन देयर लाइज द इंफ्रा स्टर्नल और सब कोस्टल एंगल। ओके, एक की जो पॉइंट है वो ये है कि द डिप्रेशन इन द एंगल इज ऑल्सो नोन एज द एपिगैस्ट्रिक फोसा। इसके अंदर ये जो एंगल है इसके अंदर एक डिप्रेशन होता है, उसे हम एपिगैस्ट्रिक फोसा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद है हो गया, ओके, एपिगैस्ट्रिक फोसा हो गया और इंफ्रास्टर्नल और सबकोस्टल एंगल हो गया। इसके बाद है द ज़ीफोइड प्रोसेस लाइज इन द फ्लोर ऑफ द एपिगैस्ट्रिक फोसा के जो फ्लोर है ज़ीफोइड प्रोसेस वहाँ पे होता है। एट द एपेक्स ऑफ द एंगल दियर द ज़ीफिस्टर्नल जॉइंट में बी फेल्ड एज अ शॉर्ट ट्रांसवर्स नोच को फील करें, जुगुलर नोच के बाद हमें एंगल ऑफ लुइस उसी लाइन के अंदर
हमें फील होगा 5 सेंटीमीटर के बाद। और इसके बाद हम आते रहेंगे जहाँ पे एंड होगा उसके अंदर अगर हम थोड़ी प्रेस करके देखेंगे तो हमें एक रिज, ट्रांसवर्स रिज फील होगी, वही हमारा ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट है इसके। और ये जो होगा एट द लेवल ऑफ द 9th थोरैसिक वर्टिब्रे। ओके, एट द लेवल ऑफ द 9th थोरैसिक वर्टिब्रे। तो हमने कहाँ से स्टार्ट की थी स्टर्नम की, अगर हम पोजीशन याद हो गई। अब जब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टर्नम बोन को पढ़ेंगे तो वो होगा T2 से T9 के बीच के अंदर। क्लियर हुआ? और एंगल ऑफ लुइस कहाँ पे लाई कर दिया था? 4th and 5th थोरैसिक वर्टिब्रे के बीच के अंदर, यानी कि जुगुलर नोच T2 पर, और ज़ीफी जो हमारा एंगल ऑफ लुइस है वो था हमारा T4 एंड T5 के बीच में, और T9 पर आ गया हमारा ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट। अब जो 4th फीचर है या लैंडमार्क है वो है कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज कुछ नहीं है, कोस्टल हम बोलते हैं लैटिन के अंदर रिप को, और कार्टिलेज। अब स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस हो गया, हमें पता है सेकंड रिब वहीं पर आकर अटैच होती है क्योंकि फर्स्ट रिब तो ऊपर की तरफ ही आ जाती है। और सेवन जो कार्टिलेज है वो करेगा अपर पार्ट ऑफ द इंफ्रा स्टर्नल एंगल, द लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस और द लीनिया सेमुलिनारिस। अब इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये जो लीनिया सेमुलिनारिस है वो ये जो लाइन होती है हमारी, ये जो 6 एप्स बनेंगे उसका जो लेटरल साइड होगी उसको हम बोलते हैं। और इसके अलावा बुक के अंदर भी दे रखा है जो ये जो ऑब्लिक सी लाइन होगी इसको बोलते हैं। ओके, लीनियर सेमुलिनारिस जॉइन द कोस्टल मार्जिन एट द टिप ऑफ द 9 कोस्टल कार्टिलेज। यहाँ पे बोलना है कोस्टल कार्टिलेज की जो सेकंड कोस्टल कार्टिलेज है वो स्टर्नल एंगल यानी कि एंगल ऑफ लुइस पर आएगा। और हमने देख भी लिया था कि सेकंड वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो जाहिर है कि वहीं से होगा। और हम इसे एक को डायग्राम में भी देख सकते हैं क्लियरली। देखें, फर्स्ट रिब जो थी वो आ रही थी हमारी मेनुब्रियम पे, और जो सेकंड रिब थी वो आ रही थी हमारी एंगल ऑफ लुइस पर, और जो हमारी 7th रिब है वो आ रही है ज़ियोफाइट प्रोसेस पे। ये जो आ रही है ना 7th रिब, इसको मैंने अब मार्क करा, ये 7th रिब आ रही है ज़ियोफाइट प्रोसेस के ऊपर। और फिर जो इसके बाद वाली होंगी वो 7th पर आकर अटैच हो जाएंगी। तो अपर पार्ट ऑफ द इंफ्रा स्टर्नल एंगल, द लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस और द लीनिया सेमुलिनारिस joins the coastal margin at the tip of the 9 coastal cartilage. The 10 coastal cartilage form the lower part of the coastal margin. हमारा coastal margin था वो 7 to 10 से बना था, तो 10th वाली जो होगी वही वाली तो बनाएगी लोअर बॉर्डर, और जो 7th वाली होगी वो अपर बॉर्डर बना रही है। इसके बाद जो 5th इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है बोनी, वो है रिब्स। ये है द स्केपुला ओवरलाइज द 2nd to 7th रिब। अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो ट्रायंगुलर बोन होती है हमारी स्केपुला ओवरलाइज द 2nd to 7th rib of the posterolateral aspect of the chest wall. The 10th rib is the lowest point, lies at the level of the 3rd lumbar vertebrae. जो 10th rib है वो 3rd lumbar vertebrae की 3rd lumbar vertebrae पर लाई करेगी, और तो the 11th rib is longer than the 12th. Both of them are confined to the back and are not seen from the front. हमें मालूम है कि जो 11th-12th है वो फ्लैटिंग रिब है। इसमें कहा गया है कि 11th रिब है जो है लॉन्गर है और उसे हम फ्रंट से नहीं देख सकते। अब एक बार स्केपुला को देख लेते हैं। फर्स्ट रिब, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, इसकी जो रूट है वो 7th रिब तक आ गई। और जो हमारी 10th रिब है इसे हम यहाँ से इस पॉइंट से देखेंगे तो ये L3 की लेवल पर आएगा। 11 वाली देख ली हमने, उससे लॉन्गर है, और 12 वाली उससे शॉर्टर है। तो यही बात की गई थी, इसको हमने डायग्राम से क्लियर कर लिया। और यहाँ पे देख भी लिया कि सेकंड रिब से 7th रिब तक स्केपुला ने पोस्टीरियर लेटरल साइड के अंदर कवर कर लिया। 10th रिब जो है वो L3 पर आएगी, और 11 वाली रिब जो है वो लॉन्गर है 12th रिब से। 6 पॉइंट है अब thoracic vertebral spine. The first prominent spine felt at the lower part of the back of the neck is that of the 7 cervical vertebra or vertebral prominence. अगर हम मिड लाइन के अंदर अपनी नेक के बाद मिड लाइन में नीचे की तरफ आते रहेंगे यानी कि बैक डाउनवर्ड, तो हमें जो फर्स्ट स्पाइन बोनी प्रोजेक्शन फील होगा वो होता है C7 यानी कि 7th और लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का। इसके बाद जितने भी आएंगे वो आएंगे हमारे थोरैसिक वर्टिब्रा के।
Below the spine, all thoracic spine can be palpated along the posterior median line. The third thoracic spine lies at the level of the root of the spine of the scapula. यहाँ पे बोला गया जो T3 है वो कहाँ पे लाई कर रही है, रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्केपुला। ये चीज़ देख लेते हैं। ये जो है ये वाला पॉइंट, ये रूट ऑफ द स्पाइन है और ये कहाँ लाई कर रही है, T3 पर। ओके, जब हम स्केपुला को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स के अंदर ये रूट ऑफ द स्पाइन है और ये लाई करता है T3 के ऊपर। इसके द सेवंथ थोरासिक स्पाइन लाइज एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला। जो सेवंथ वाला है ये रूट है, ये रूट है और ये इंफीरियर एंगल है स्केपुला का और ये T7 पर लाई कर रही है, यानी कि T3 लाई कर रही है रूट पर और इंफीरियर एंगल पर लाई कर रही है T7। तो यहाँ तक कि क्लियर हो गया। एक बार ये वाला पार्ट दोबारा से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। और थर्ड पॉइंट है जीफ स्टर्नल जॉइंट और कोस्टल मार्जिन बनाएगा 7 to 10 के बीच में, 7 to 10 कोस्टल कार्टिलेज के बीच में। और बिटवीन द टू कोस्टल कार्टिलेज इंफ्रास्टर्नल और सब कोस्टल एंगल होगा और डिप्रेशन जो होगा उसे एपिगेस्ट्रिक फोसा कहेंगे। सेकंड जो कोस्टल कार्टिलेज है वो स्टर्नल एंगल से अटैच है और जो 7 कोस्टल कार्टिलेज है वो हमारा इंफ्रा स्टर्नल एंगल से अटैच है और वो एब्डोमिनिस जो मसल थी हमारे रेक्टस एब्डोमिनिस उसका लेटरल पार्ट और लीनिया सेमुलरिस ये कोस्टल मार्जिन की टिप पर अटैच होते हैं, जो कि 9 कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पर होते हैं और जो 10 कोस्टल कार्टिलेज होती है वो लोअर पार्ट बनाती है कोस्टल मार्जिन की। यहाँ तक की बात हो गई। इसके बाद रिब्स जो हैं, रिब्स जो होती हैं स्क्यूपुला पोस्टीरियो लेटरली ओवरलाई करता है सेकंड 7 रिब को और जो 10th रिब है वो लाई करती है थर्ड लंबर वर्टिब्रा पर, उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो L3 पर होगा और 11th रिब जो होती है लॉन्गर होती है 12 से और ये इंटीरियर या फ्रंट साइड के अंदर नहीं देखी जाएगी। फिर इसके बाद जो 6 पॉइंट है वो है थोरासिक वर्टिब्रल स्पाइन जो C7 होता है वो प्लेन के अंदर। तो C7 हमें सबसे पहले फील होगा या पाल्पेट होगा और उसके बाद थोरासिक वर्टिब्रा के स्पाइन हमें फील होने शुरू जाएंगे। जो थर्ड थोरासिक स्पाइन है वो रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्केपुला पर लाई करता है और जो 7th थोरासिक स्पाइन है वो लाई करता है इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला पे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं और इसके बाद जो बचते हैं सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क के अंदर, इसमें भी 6 पॉइंट है। जो फर्स्ट है वो है निपल। इसकी जो पोजीशन है फीमेल्स के अंदर वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू फैटी टिश्यू प्रेजेंट इन देयर ब्रेस्ट और मेल्स के अंदर ये 4th जो इंटरकोस्टल स्पेस है, इंटरकोस्टल स्पेस में बता चुका। 2 रिब्स के बीच के अंदर जो स्पेस बचता है ये है इंटरकोस्टल स्पेस, ये वाला ये जो है स्पेस है, ये जो स्पेस है राइट है ना इसके बीच के अंदर, तो यही इंटरकोस्टल स्पेस होता है। इंटरकोस्टल का इन बिटवीन टू कोस्टल, कोस्टल मीन रिब्स, इन बिटवीन रिब्स जो स्पेस है उसी को हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। जो 4th इंटरकोस्टल स्पेस है उसके बीच के अंदर निपल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये मेल्स के अंदर है फिक्स पोजीशन और फीमेल्स के अंदर ये वेरी करेगी। इसमें दिखा भी रखा है, ये जो पॉइंट है ब्लैक ये 4th इंटरकोस्टल के बीच में है ना, ये दिखा रखा है। जो निपल है उसकी पोजीशन 4th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर है, लेकिन 4th इंटरकोस्टल स्पेस तो बहुत ज़्यादा है ना, तो जब मिड स्टर्नल लाइन से, मिड स्टर्नल लाइन क्या होगी, ये हुआ मेनुब्रियम। ओके, इसके बाद स्टार्ट हुई हमारी बॉडी। ठीक, तो बॉडी के जो बीच में ये जो है ना, इस तरह से अगर हम बीच में एक लाइन खींचेंगे तो इसको हम मिड स्टर्नल लाइन बोलते हैं। तो जब हम इससे 10 सेंटीमीटर लेटरली आएंगे और 4th इंटरकोस्टल स्पेस की साइड में हम लेटरली आएंगे तो हमें निपल मिल जाएगा। ये इसका लैंडमार्क हो गया सॉफ्ट टिश्यू के अंदर। फिर सेकंड जो आता है वो आता है एपेक्स बीट, यानी कि हम जो हमारी कार्डियक इम्पल्स है उसको पाल्पेट करने के लिए या ऑस्कल्टेट करने के लिए हम किस तरह से करेंगे। तो जो लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, लेफ्ट राइट दोनों में तानी पे ऑस्कल्टेट करना होगा या उसको पाल्पेट करना होगा, वो कहाँ करेंगे हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर लेफ्ट साइड में और 9 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड स्टर्नल लाइन और मीडियन टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन आगे आ रही है तो उसे जब देख लेंगे। फिर ट्रेकिया को हमने पहले ही देख लिया कि इंटर सुपर स्टर्नल नोच में मिडवे बिटवीन द 2 क्लेविकल हम इसको पाल्पेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे फिंगर्स रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे बैकवर्ड
तो हमें ट्रेकिया पाल्पेट हो जाएगा। फिर है मिड क्लेविकुलर लाइन। देखें नाम में ही है मिड क्लेविकुलर, जो हमारी क्लेविकल बोन है उसके मिड में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये एक हमारी क्लेविकल बोन हुई तो इसका जो मिड होगा मिड क्लेविकुलर प्लेन बनता है। मिड क्लेविकुलर प्लेन किस तरह बनता है वो देख लेते हैं हम। जो हमारा मिड क्लेविकुलर प्लेन है वो इस तरह से बनता है कि करस्पॉन्डिंग द मिड क्लेविकुलर और मेमोरियली लाइन, जो हमारे निपल के पास होते हुए जाएगा। ईच ऑफ दीज वर्टिकल प्लेन्स पासेस थ्रू द मिड इंग्वाइनल पॉइंट एंड क्रॉसेस द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज। यहाँ पे मिड क्लेविकुलर होगा कहीं ऊपर, और यहाँ से सीधी जो लाइन आ रही है ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक ये जो जाएगी इसको हम बोलते हैं क्लेविकुलर प्लेन। और इसका एक और डायग्राम ये है कुछ इस तरह कि ये देखें इसके अंदर प्रोमिनेंट है, ये प्रोमिनेंट है और ये यहाँ से आ रही है मेमोरी लाइन के पास से, और ये यहाँ पर इंग्वाइनल लिगामेंट होता है उसके मिड इंग्वाइनल पॉइंट से पास करेगी, और बीच के अंदर 9 कोस्टल कार्टिलेज भी आ जाता है। ओके, तो ये होता है मिड क्लेविकुलर प्लेन। इसके अंदर मिड क्लेविकुलर की थ्योरी देख लेते हैं। इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मिड इंग्वाइनल पॉइंट द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज एंड मिडल ऑफ क्लेविकल। इसके बाद जो हमने डायग्राम जो एब्डोमेन होता है उसको हम 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें से जो लेटरल वाली होती हैं वो मिड क्लेविकुलर प्लेन से पास होती हैं, यानी कि क्लेविकल जो हमारी बोन है उसके मिड से लेकर के मेमोरी लाइन के पास से होती हुई हमारी 9 कोस्टल कार्टिलेज की जो टिप होगी, 9 कोस्टल कार्टिलेज जो होगा उसकी टिप से और लास्ट में जाकर के मिड इंग्वाइनल पॉइंट से क्रॉस करेगी। तो ये जो लेटरल लाइन होती हैं ये होती हैं, और बाकी जब हम एब्डोमेन पढ़ेंगे तो इनका भी देख लेंगे कि किस तरह से ये वाली लाइन होती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इसके ज़रिए हम एब्डोमेन को 9 रीजन के अंदर डिवाइड करते हैं। मिड एक्सिलरी लाइन होगी, अपर लिम्ब को लें तो उसके अंदर जब हम उसे एक्सटेंड करेंगे तो उसके अंदर 2 फोल्ड बनते हैं, यहाँ पे जो हमारे हेयर्स होते हैं उसके बीच के अंदर। ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन हुई और ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन हुई, और ये बनती किस वजह से है? ये 2 मसल्स की वजह से बनती हैं। जो एंटीरियर वॉल में होती है पेक्टोरलिस मेजर की वजह से होती है, और लेटिसिमस डोर्साई पोस्टीरियर वॉल में। ये एंटीरियर हो गया एंटीरियर एक्सिलरी, और ये पोस्टीरियर हो गया, इसी के बीच के अंदर मिड एक्सिलरी लाइन होगी। तो मिड एक्सिलरी लाइन passes vertically between the anterior and posterior folds of the axilla। सही है, इसके बीच के अंदर से मिड एक्सिलरी लाइन होती है। फिर एक हो गई स्कैपुलर लाइन, नाम नहीं है, जो स्कैपुलर से पास होगी, लेकिन स्कैपुलर से कहाँ से? हमने देखा था इन्फीरियर एंगल। एक बार और देख लेते हैं उसे डायग्राम के अंदर। ये जो रूट थी यहाँ से जो पास होगी लाइन इसे बोलेंगे हम स्कैपुलर लाइन। तो इसके साथ हमारा जो बोनी लैंडमार्क था और सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क था वो ख़त्म हो गया। यानी हमने आज थोरैक्स रीजन का फर्स्ट चैप्टर था उसकी एक जो हेडिंग थी सरफेस लैंडमार्क्स ऑफ थोरैक्स वो कवर कर ली। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्केलेटन ऑफ थोरैक्स पढ़ेंगे, और उसके अंदर कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी भी आएगी, उसको भी देख लेंगे। फिर उसके बाद 2 टॉपिक बचेंगे, एक सुपीरियर अपर्चर जिसे हम इनलेट ऑफ थोरैक्स बोलते हैं, और एक इन्फीरियर अपर्चर जिसे हम आउटलेट ऑफ थोरैक्स बोलते हैं, वो ख़त्म कर लेंगे। उसके साथ हम जो उससे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी होंगी उसको करेंगे, और साथ में केस स्टडी होगा उसको भी देख लेंगे, और पॉसिबल हुआ तो उससे रिलेटेड जो MCQs होंगे उनको भी हम हाथों हाथ कर लेंगे। ओके, बाय।